हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया था? उत्तर है धनानंद। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर वही धनानंद होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त को और किन किन नामों से जाना जाता था? उत्तर है सैंडोक्रोटस, जो उन्हें यूनानी लेखक जस्टिन ने नाम दिया था। पेलियोब्रुथस स्ट्रैबो ने नाम दिया था और एरियन और प्लूटार्क ने उन्हें एंडिरोकोटस का नाम दिया था। एक मुद्रा राक्षस पुस्तक है जो कि विशाखदत्त ने लिखी थी, उसमें उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, जो इस प्रकार हैं: पियदमास, वृषाल, चंद्रशिरी और कुलहीन। अगला प्रश्न है, सैंडोक्रेटस को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना? उत्तर है सर विलियम्स जोन्स ने। अगला प्रश्न है, चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त को नंद वंश को खत्म करने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्होंने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम बताइए। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले क्लास में भी पूछा था, तो उसका उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, उनके गुरु भी थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से संबंधित थे? तो उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। अर्थशास्त्र पर एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या था? तो उत्तर है राजनीति। ये पुस्तक 15 भागों में विभाजित थी और इसमें 6000 श्लोक थे। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस पुस्तक में नंदों के पतन का विवरण मिलता है? उत्तर है कालिदास के संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम में। इस पुस्तक में विदिशा के शुंग सम्राट अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी भी है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर है मेगास्थनीज, और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में 7 विभाजन यानी कि डिवीजन होने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर है मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ये मानता था कि भारतीय समाज 7 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र या काठियावाड़ की विजय और अधीनता का विवरण देता है? उत्तर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के किस राज्यपाल द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करने की बात कही गई है? उत्तर है पुष्यगुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य के अनुसार किसके प्रभाव में चंद्रगुप्त जैन धर्म में परिवर्तित हुए? उत्तर है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे और उन्होंने बिंदुसार के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया था। अगला प्रश्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? उत्तर है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य से किसने गद्दी संभाली? उत्तर है बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने किस संप्रदाय का पालन किया? उत्तर है आजीविका। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस विद्रोह को दबाया था? उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला में विद्रोह हुआ जहां की बिंदुसार ने अशोक को भेजा और उन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार का दौरा करने वाले अग्रगामी राजदूतों के नाम बताइए। उत्तर है डेमियाकस, जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत था, और डायनोसियस, जो मिस्र के राजा फिलोडेल्फस का दूत था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतों को किसके अधीन रखा गया था? उत्तर है राजकुमार या कुमार या आर्यपुत्र। अगला प्रश्न है, अशोक सम्राट की गद्दी पर आने से पहले किस स्थान के राज्यपाल थे? उत्तर है उज्जैन।
अगला प्रश्न है, अशोक को किस अभिलेख में उनके मूल नाम अशोक से संबोधित किया गया है? उत्तर है मास्की। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? उत्तर है 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? उत्तर है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक को पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर है अशोक वर्धन। अगला प्रश्न है, अशोक किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे? उत्तर है उपगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा गया था? उत्तर है संघमित्रा जो उनकी बेटी थी, और महेंद्र जो उनका पुत्र था, उनको उन्होंने श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा है? उत्तर है जेम्स प्रिंसप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है, 2013 सिविल सर्विसेज में भी इसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख कहता है कि मौर्य वैश्य थे? उत्तर है जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है कि भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया है? उत्तर है फोर्थ रॉक एडिक्ट, यानी कि चतुर्थ शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्रों का उल्लेख है? उत्तर है द्वितीय शिलालेख में। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख द्विभाषी है, यानी कि बाइलिंगुअल है? उत्तर है कंधार। ये ग्रीक और अरेमिक में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में किस उपाधि का प्रयोग किया गया है? उत्तर है देवनामप्रिय और पियदासी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामातों की नियुक्ति की बात कही गई है? उत्तर है फोर्थ रॉक एडिक्ट में। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किन दो स्तंभ शिलालेखों को दिल्ली स्थानांतरित किया था? उत्तर है तोपरा और मेरठ स्तंभ शिलालेखों को। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि में कौन से शिलालेख थे? उत्तर है शहबाजगढ़ी और मनसेरा के शिलालेख। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जो दक्षिण राज्यों के अलावा बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था? उत्तर है कलिंग। कलिंग केवल अशोक के काल में ही मौर्यों के नियंत्रण में आया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगति यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था? तो उत्तर है तृतीय बुद्ध संगति या काउंसिल, जो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध मिशनरीज को सुवर्णगिरी और सिलोन भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया था? उत्तर है धम्म महामात्रच को। अगला प्रश्न है, देवनामप्रिय शब्द का अर्थ क्या है, जो अशोक के शिलालेखों पर उनके नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है? उत्तर है भगवान का प्रिय, बिलोविड ऑफ गॉड। अगला प्रश्न है, पियदासी का क्या अर्थ है? इस शब्द का इस्तेमाल भी अशोक के लिए उसके शिलालेखों में किया गया है। उत्तर है प्लेजेंट अपीयरेंस। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर है अधिकतर शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं, हालांकि इसके अलावा खरोष्टी और एरेमिक का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में प्रयुक्त 4 सिंहों की मूर्ति कहाँ पाई गई है? उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर सिंह के अलावा और कौन कौन से जानवर दर्शाए गए हैं? उत्तर है हाथी, बैल, घोड़ा और शेर। 4 शेर ऊपर हैं और 1 शेर हाथी, बैल, घोड़े के साथ नीचे है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर अंकित चक्र में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ को 1905-1906 की खुदाई में किसने प्राप्त किया था? उत्तर है F.O. ओटल। अगला प्रश्न है, सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? उत्तर है केसरिया स्तूप
बिहार में है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उत्तर है अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही शासन, यानी कि हाईली सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक रूल। मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नौकरशाह थे और सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल के पास थी, सेंट्रल से ही सब कुछ नियंत्रित होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद के 6 सर्वोच्च पदाधिकारियों के नाम बताएं। तो उत्तर है मंत्री, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होता था, पुरोहित, महानायक या हाई प्रिस्ट कह सकते हैं उसे, सेनापति कमांडर इन चीफ होता था, युवराज क्राउन प्रिंस होता था, समाहर्ता जो राजस्व को संग्रहण करता था, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, और प्रदेशी का हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन का प्रमुख होता था। तो ये 6 पदाधिकारी थे जो मुख्य थे, और भी इसके अलावा बहुत सारे और पदाधिकारी भी थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार राजधानी के प्रशासन के लिए कितने बोर्ड थे? उत्तर है 6। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उत्तर है गुढ़ा पुरुष। गुप्तचरों का होना मौर्य काल के प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राजाओं को क्या नाम दिया था? उत्तर है धर्म प्रवर्तक, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रवर्तक, प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में क्राउन लैंड को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है सीता लैंड या सीता भूमि, और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी होती थी सीताध्यक्ष की। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भू राजस्व को किस नाम से जाना जाता था और भू राजस्व की दरें क्या थी? भू राजस्व को भाग कर कहते थे, 1/4 से 1/6 तक थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान पशुपालन पर कौन सा कर लगाया जाता था? उत्तर है पिंड कर। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर है मक्खली गोसला ने। और जैसे हमने पहले पढ़ा है, बिंदुसार ने आजीविका संप्रदाय को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 2 प्रकार के न्यायालयों के नाम लिखिए। उत्तर है धर्मस्या, जो व्यक्तिगत विवादों का फैसला किया जाता था जिसमें, और एक कंटक शोधन, जिसमें व्यक्ति और राज्य के बीच के मामलों का फैसला किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कितने अधीक्षक नियुक्त किए गए थे? उत्तर है 27 अध्यक्ष, और इनमें प्रमुख थे पन्याध्यक्ष जो वाणिज्य के चीफ थे, समशाध्यक्ष जो बाजार के अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट थे, पटवाध्यक्ष वजन और माप के अधीक्षक थे, शुल्काध्यक्ष टोल अधीक्षक, और अकाराध्यक्ष खानों के अधीक्षक थे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में जैनों को किस नाम से जाना गया है? उत्तर है निर्ग्रंथ। अगला प्रश्न है, किस मंत्री के बारे में कहा जाता है कि उसने सिंहासन की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों को खत्म करने में मदद की थी? तो उत्तर है राधा गुप्ता। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना के लिए मौर्य के अंतिम राजा बृहद्रथ का वध किसने किया था? उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, किस राजा को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है 2री शताब्दी के कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कनिष्क एक बुद्धिस्ट थे और उनके काल में कश्मीर में 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें कि हीनयान और महायान नाम के 2 ब्रांचेस बन गई थी बुद्धिज़्म की। तो स्टूडेंट्स, ये थे मौर्य साम्राज्य पर प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका ज्ञान इससे बढ़ा होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल बटन को हिट करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।